दोस्तों आज है संडे, तो संडे कमेंट बॉक्स में आपके कुछ ऐसे चुनिंदा कमेंट्स के आंसर मैं देने वाला हूं जो कि आपके काम आएंगे और सभी के काम आएंगे, क्योंकि ये होते हैं कमेंट्स जानकारी से भरपूर। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे अपन शुरू कर रहे हैं कमेंट बॉक्स। तो पहले ही बता दूं, अगर आपको कोई भी कमेंट करना जिसको आपको आंसर वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ से लिखें आस्क ज्ञानियर। इससे क्या होता है, मुझे सर्च करने में आसानी हो जाती है और ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो लिखें ज़रूर से आस्क ज्ञानियर, तो आप कमेंट करें। तो पहला कमेंट है दोस्तों यहाँ पे बाबूराम मौर्य जी का। इन्होंने बोला कि भाई उंगलियां चटकाते हैं उसमें से आवाज़ क्यों आती है और ये चटकाना अच्छा है या बुरा। तो देखो, ये चटकाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। उंगलियों जो होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, इनके अंदर होता है क्या, सिनोवियल फ्लूइड। जो दो हड्डियाँ आपस में घूमती हैं, चढ़ती हैं, तो उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जैसे जो कि ऑयल का काम करता है। इसे बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। अब ये सिनोवियल फ्लूइड बार बार एक प्रकार से बबल्स फॉर्म क्रिएट हो जाता है और इनके बीच में CO2 गैस भी आ जाती है, और जो कि अच्छा होता है, हमारी हड्डियों घिसकर नहीं चलती। जब भी आप हड्डियों को चटकाते हैं तो वो सिनोवियल फ्लूइड के बबल्स फूटते हैं और आवाज़ आती है और हड्डियाँ एकदम से एक दूसरे से टकराती हैं, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है और आदमी को ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया। तो ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, एक दो बार कर लिया, लेकिन इसकी आदत नहीं डालना है। अदरवाइज आपकी जो हड्डियां हैं उंगलियों की, बेसिकली उनके जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड्स कम हो जाएगा और आपको गठिया की समस्या डेवलप हो सकती है। तो ये आदत नहीं डालें। दूसरा कमेंट है दोस्तों द मेडिकल नॉलेज, इनका साइड चैनल है। इन्होंने बोला कि भाई BAMS का जो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि किसी ने BAMS किया है, क्या वो हरियाणा में चल जाएगा। देखो, ये जो डिग्री है BAMS या BHMS या MBBS सभी ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं, आप कहीं पे भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन BAMS है तो ये आपकी आयुर्वेदिक डिग्री है। तो जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के आयुष मंत्रालय, वहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो भी सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है या बोल लो जो भी ऑफिस है आयुष विभाग का, वहाँ से आपको एक बार अपना नोटिस देना पड़ेगा और अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में खासतौर पर लोग चाहे BHMS करें चाहे BAMS, बात कर भी सुनना पड़ेगी, उनकी पैथी से हटके काम करते हैं। ज़्यादातर 99% डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो एलोपैथी यूज़ करते हैं। तो एलोपैथी का देखो MP वगैरह में तो चल रहा है खैर, लेकिन अगर बात की जाए कि भाई BAMS डॉक्टर एलोपैथी किस किस स्टेट में यूज़ कर सकते हो, देखो हरियाणा में आप नहीं कर सकते। ठीक है, और मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताएं। तो बहुत कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आप एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरला, कर्नाटक, उत्तराखंड और असम। यहाँ पे आप एलोपैथी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उनका गाइडलाइन फॉलो करना रहता, हो जाता है काम। तीसरा नंबर दोस्तों आइडल टैक्स। इन्होंने पूछा भाई 70 साल की ओल्ड लेडी हैं, इनको डेक्ट्रोलिन 50 मिलीग्राम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। 70 साल की ओल्ड लेडी हैं, उनको डेक्ट्रोलिन 50 mg लगाना है और गर्मियों में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। देखो, लगाया जा सकता है। अगर महिला को बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो डेक्ट्रोलिन लगा सकते हैं। डेक्ट्रोलिन में होता क्या है, नैंड्रोलोन है, एक प्रकार का स्टेरॉयड इंजेक्शन है जो कि एक प्रकार से जल्दी फास्ट एनर्जी देता है। एक प्रकार से आदमी खड़ा हो जाता है उससे, एक प्रकार से, ठीक है ना, वो स्टेरॉयड है। तो अगर ज़रूरत है तो दे सकते हैं, और गर्मी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप देखें कि भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, हार्ट रेट नॉर्मल हो, शुगर का समस्या ना हो। ये सारे पैरामीटर्स को ज़रूर से एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही किसी तरह का आपको स्टेरॉयडल इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, चौथे नंबर पे दोस्तों किरण कश्यप। इन्होंने बोला कि भाई जॉइंटिस में ब्लू लाइट में ही क्यों रखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पीलिया हो जाता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनको ब्लू लाइट में रख देते हैं, ले जाके नीले कलर के बक्से में रख देते हैं, उसमें लाइट जलती है। वो क्या है, इसमें क्यों रखते हैं। देखो, इस पर तो मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ब्लू लाइट बोल रहे हैं उसे फोटोथेरेपी बोलते हैं। फोटोथेरेपी, उसमें एक प्रकार से एक लाइट लगा रहता है, जैसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट। ये फ्लोरोसेंट लाइट की क्वालिटी ये होती है कि आपकी बॉडी में अंदर जाती है और चली जाती है। होता क्या है कि जब पीलिया होता है बच्चों को, तो उनके शरीर में ब्लू रूबिन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उनको पीलिया होता है। और ब्लू रूबिन को तोड़ने के लिए उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो बॉडी के अंदर जाती है, तो वो ब्लू रूबिन को तोड़ देती है। तो 2-3 दिन तक अगर ब्लू लाइट में रखा जाए तो बॉडी के अंदर जाके वो ब्लू रूबिन को तोड़ सकती हैं। इस तरह से पीलिया ठीक हो जाता है। ये
फोटोथेरेपी का एक फंडा होता है। और ज़्यादा जानकारी में देखना है तो वीडियो देख लेना। बात कमेंट है दोस्तों खुशी किचन शायद उनका चैनल है। उन्होंने बोला कि भाई डल्कोफ्लेक्स टैबलेट लेने से प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मतलब कि शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और उनका पेट वेट खराब है, तो क्या डल्कोफ्लेक्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि आप पहले लैक्टोलोज का सिरप लो, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो फिर आप डल्कोफ्लेक्स ले सकते हैं। बिस्कोडिल होता है इसके अंदर बेसिकली, तो प्रेगनेंसी में तो कोई खतरा नहीं देगा, ठीक है। अगर आपका कोई केस ऐसा है कि भाई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है तो ज़रूर से एक बार डॉक्टर से पूछें, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कमेंट दोस्तों आशीष कुमार जी का। उन्होंने बोला कि भाई हाई बीपी है 160 to 90 mmHg, उल्टे हाथ में वीकनेस है, क्या करना है? देखो ये तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, इतना समझ लो कि हाई बीपी है तो वो हाई बीपी का अलग केस हो जाता है, और यहाँ पे अगर हाथ में कमजोरी है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। पहले आपको करंट सिचुएशन पे फोकस करना है कि जो भी उस बंदा जो है उनका आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेके आना है, ठीक है। टेलमिसार्टन चला सकते हैं, हम लोग काइन चला सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट के पर्सनल एग्जामिनेशन, उनकी ब्लड टेस्ट और इन सब पर। तो उनका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आए, उसके बाद आपको जो हाथ में वीकनेस हो उसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट चला सकते हैं। कुछ नर्व्स को इम्प्रूव करने वाले सप्लीमेंट चलेंगे तो वो हाथ भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद कमेंट है दोस्तों SK गोला जी का। उन्होंने पूछा है भाई कि सर मोटापा कम करने के लिए ट्रीटमेंट बताओ। अब ये कमेंट को मैं शॉर्ट में ही आंसर दूंगा क्योंकि लंबा वीडियो नहीं रखना अपन को। ये देखो मोटापा कम करने के लिए सभी लोग जानते हैं भाई आपको कैलोरी कम करना है, आपकी जो डेली इंटेक्ट है उसको कम करना है। आप अपनी कैलोरी काउंट को समझो कि आप कितना भोजन खा रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो, उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। उदाहरण के लिए मिर्च मसाला तेल इन सबको अवॉइड करो, शक्कर को कम करो, खाने पीने में से बिल्कुल जीरो कर दो, मैं तो कहूँगा। गुड़ का सेवन करो और बटर या घी को यूज़ करो अपने खाने में, ठीक है। तो ये आपका एक पर्सनल आपका डेली रूटीन हो जाएगा। दूसरा आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना है, कम से कम डेली आधा घंटा, फिर आपका मोटापा कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, 5-6 साल में जो मोटापा इकट्ठा हुआ वो आप सोचो कि एक दिन में कम हो जाए, नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। कोई भी दवा जो दावा करती है कि भाई एक दिन में 2 महीने में मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है। और लिस्टेड वगैरह की लोग सलाह देंगे, उसकी अलग चीज़ होती है, उसको अपन और किसी वीडियो में देखेंगे और लिस्टेड टैबलेट के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा कमेंट है दोस्तों माइंड ब्लोइंग हार्ट ब्रोकन लव, ये शायद उनका चैनल है, इतना लंबा नाम है। उन्होंने बोला कि भाई फ्लूइड्स में MBI लगाने से फीवर हो जाता है। फिर पूछते हैं फ्लूइड में आयरन इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरा कब लगाना है या दूसरा तुरंत लगा सकते हैं क्या? पहला ये है कि भाई फ्लूइड में MBI लगाने से किसी को भी बुखार नहीं होता है। मल्टीविटामिन सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी देने का काम करता है, आपकी बॉडी में सेल्स को रिपेयर करता है, बॉडी में थकावट फटीग को दूर करता है, बुखार नहीं लाता। वो किसी एक केस में कभी हो गया होगा आपके साथ, ठीक है। दूसरा है कि भाई आयरन का इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरा कब लगाना? तो देखो आयरन का इंजेक्शन मतलब कि आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन हफ्ते में 3 मैक्सिमम हो जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है ज़्यादा तो पर डे लगा सकता है, लेकिन 24 घंटे का गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। आयरन सुक्रोज बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, हॉस्पिटल में ही लगाना चाहिए, ठीक। उसके बाद कमेंट है दोस्तों हेमराज वर्मा जी का। उन्होंने बोला कि भाई डायनापार से फीवर कंट्रोल हो सकता है। देखो डायनापार जो होता है मतलब इंजेक्शन जिसके अंदर डाइक्लोफेनिक होता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, और ये डाइक्लोफेनिक सोडियम एक प्रकार का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, ठीक है। ये एनसेड है, एनाल्जेसिक है, ये दर्द को कम करता है, ठीक है, दर्द को कम करता है। पेन हो कैसा भी सीवियर मॉडरेट कैसा भी पेन हो उसको कम कर सकता है, लेकिन कई बार दर्द में भी ये हार जाता है तो फिर दूसरे इंजेक्शंस लगते हैं। सो अगर बात की जाए बुखार की तो देखो बुखार को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब इंजेक्शन लगाओगे आप तो हो सकता है कि 1.5 घंटा 2 घंटे तक आदमी का बुखार कंट्रोल हो जाए, फिर उसके बाद बुखार फिर से रहेगा। पैरासीटामोल एसिटामाइनोफेन नहीं है ये जस्ट दर्द को कम करता है, तो आदमी को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई बुखार कंट्रोल हो गया, लेकिन बुखार को कंट्रोल नहीं करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कंट्रोल नहीं करता है। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई कमेंट है तो आस्क ज्ञानीय करके आप कमेंट करें, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है कुछ कमेंट्स मिस हो गए हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें, अगले वीडियो में अपन पिक करेंगे। तो जब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।